मिडिल ईस्ट में जो इस समय घमासान मचा हुआ है और अमेरिका, इज़राइल एक तरफ और पूरी गल्फ कंट्री में जो त्राहिमाम जो बचा हुआ है, जहाँ पर हम देखें कि अलग-अलग देशों पर समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पर कैसे क्या अटक हो रहा है और कौन किसकी साइड है, कौन क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अमेरिका ने जो मिडिल ईस्ट में जो कारनामा किया है, तो आज अमेरिका पर बात करेंगे और मीनाक्षी मेरे साथ हैं, वो बताएँगी कि अमेरिका ने जो पहले मिडिल ईस्ट में क्या-क्या किया है। जैसे अफ़गानिस्तान की बात करें, जो बाइडेन का टाइम था, उस समय भी वहाँ से भागना पड़ा और उससे पहले अगर 2003 में इराक की अगर हम बात करें, तो वहाँ क्या हुआ और अब इसको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? 2003 को 2026 से। देखिए दीपक बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और हमारे वो तमाम दर्शक जो थोड़ा भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो ये बात तो समझ ही पा रहे हैं हुँ। कि वही गलती जो पुतिन ने यूक्रेन में की, कहीं ऐसा तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक़्त ईरान में कर दी है। क्योंकि एक पैटर्न तो पहले आप ये देखें कि व्लादिमीर पुतिन को क्या लगा था और दुनिया के भी बड़े-बड़े विश्लेषकों को ये लगा था कि कहाँ रशिया की सुप्रीमेसी है, उनकी सामरिक शक्ति इतनी बड़ी है, उनके पास इतनी ज़बरदस्त थल सेना है, वायु सेना है लेकिन यूक्रेन सस्टेन नहीं कर पाएगा, अभी पर तक नहीं कर रहा यूक्रेन है। सस्टेन कर गया। हाँ। वो 4 दिन की लड़ाई 4 साल में तब्दील हो चुकी है। तो यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि मुझे मुझे ऐसा संदेह होता है और जितना मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों को पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ और आलोचनाओं समालोचनाओं का भी जो मैं निष्कर्ष निकाल पा रही हूँ, उससे मुझे ये समझ में आता है कि ये युद्ध पहला तो उतना क्विक और उतना डिसिसिव नहीं है जितना कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने बयान में कह रहे हैं। हुँ, क्योंकि उनका ताज़ा बयान यही है, वो ये कह रहे हैं कि द वॉर विद ईरान विल बी क्विक एंड डिसिसिव। हुँ, तो क्विक तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही अपने बयान में ये कह रहे हैं कि वॉर कैन बी फॉट फॉरएवर। हुँ। वो ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है अनंत काल तक लड़ने की उनके अंदर क्षमता है। तो यानी वो ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान का जो अटैक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा ईरान के अंदर कैपेबिलिटी है और वो रिटेलिएट कर रहा है। अब जहाँ आप ये कहते हैं कि क्या कोई सिमिलैरिटी दिखाई देती है 2003 और 2026 हुँ। अमेरिका वर्सेस इराक और अमेरिका वर्सेस ईरान में, तो हाँ, कुछ सिमिलैरिटी और एक पैटर्न में दिखाई देती है। अब आप उसकी भाषा पर थोड़ा-सा आप गौर करेंगे तो जब 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था, तब अमेरिका ने क्या कहा था कि इराक के पास डब्ल्यूएमडी है, उनके हुँ। पास ऐसी घातक ताकत है, जिससे अमेरिका के अस्तित्व पर एक संकट खड़ा हो सकता है और मिडल ईस्ट में भी तनाव बढ़ सकता है। आज ऑपरेशन फ्यूरी जब अमेरिका लॉन्च कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप की भाषा क्या है? डोनाल्ड ट्रंप की भाषा यही है कि उनके पास न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को वो बंद नहीं कर पा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा खतरा एक ऐसे देश के हाथों में न्यूक्लियर पावर जाने का है जो कि आतंकवादियों को समर्थन देती है। वो आतंकवादी कौन है? हिजबुल्लाह है, हूती है, हमास है। अब ये वो भाषा है। लेकिन इराक में जब उन्होंने हमला किया तो क्या उन्हें कुछ हासिल हुआ? उन्हें हासिल नहीं हुआ। सद्दाम हुसैन का उन्होंने तख्ता-पलट ज़रूर कर दिया, हुँ। लेकिन क्या वो खतरनाक हथियार वहाँ था? वो नहीं था। लेकिन एक संभावना ज़रूर है कि वो ईरान के पास हो और इसी संभावना के साथ डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर हमला कर रहे हैं। तो मतलब बुश ने जो कहा और ट्रम्प ने जो कहा, तो मतलब ये मान सकते हैं कि एक शगुफ़ा उसमें छोड़ एक दिया गया है। एक एक सिमिलैरिटी है। इराक के मामले में तो वो 100% शगुफ़ा निकला था, हुँ। लेकिन ईरान के मामले में जैसे अभी-अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि 4.3 तीव्रता का भूकंप जो है वो ईरान में महसूस किया गया। आप ये कह सकते हैं कि अब ये नेचुरल था या फिर कोई कुछ टेस्ट था। जी। अभी अभी कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह से हम एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ईरान ने तो अभी इस तरह की पावर दिखाई ही नहीं है अभी। ईरान तो अभी मतलब ये असली ताकत तो उसके पास है ईरान के पास अभी। वो ईरान के मिसाइल पास हो। दरअसल अब मैं इसको मार्को रूबियो का जो रीसेंट स्टेटमेंट है मैं वो हुँ, इसके कॉन्टेक्स्ट में लेकर आती हूँ। देखिए मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं कि 1 महीने में ईरान 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर रहा है। हुँ, ठीक है, 1 महीने में ईरान 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर रहा है। वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो वो हर महीने में 6 या 7 इंटरसेप्टर बना रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ईरान के पास हज़ारों वन वे ड्रोन हैं। हुँ, अगर वाक़ई में ईरान के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस थे, हुँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी सुप्रीमेसी ईरान से बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो इतने बैलिस्टिक मिसाइल कैसे तैयार कर पा रहे हैं? हुँ, इतने ड्रोन उनके पास कहाँ से आ गए? चाइना कैसे उन्हें मदद कर पा रहा है? रशिया कैसे उन तक मदद पहुँचा पा रहा है? इसलिए मार्को रूबियो भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, एयर सुप्रीमेसी भले ही अ, अमेरिका के पास। अमेरिका के पास हो, हुँ, लेकिन बहुत ही स्ट्रैटेजिकली पॉइंट द पॉइंट ईरान अटैक कर रहा है। वो खाड़ी के तमाम देशों के यूएस मिलिट्री बेसेस पर अटैक कर रहा है। हुँ,
वो जानता है वो अमेरिका तक अटैक नहीं कर सकता, लेकिन वो तेल अवीव को तो निशाना बना सकता है। हम्म, और अभी तक तो उसने अपनी पूरी क्षमता के साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया ही नहीं है। हम्म। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे पूरी हैं कि जो ताकत तो ईरान ने अभी दिखाई नहीं ना अपनी। हम्म, लेकिन हम इसे फिर से इराक के कॉन्टेक्स्ट में अगर लेकर आए कि ये सिमिलैरिटी और ये पैटर्न क्यों एक साथ एक जैसा दिखाई देता है। अब इराक के दौरान शुरुआत में क्या कहा गया था कि अमेरिका का मकसद क्या है, कि उसका मकसद क्या है, हथियार खत्म करना और उस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ये 2003 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था, जब वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन फिर बात कैसे बदली, वो शासन तख्ता पलट तक पहुंच गए और तख्ता पलट करके उन्होंने दिखाया। यहाँ पर भी आप देखें, पहले उन्होंने लिमिटेड एग्रेशन दिखाया, टेबल टॉक्स चल रही थी, 3 लेवल की बातचीत हो पाई थी। लगातार इशारा डोनाल्ड ट्रंप ये दे रहे थे कि अगर उन्होंने अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम ईरान ने बंद नहीं किया तो स्थिति हाथ से बाहर निकल सकती है, लेकिन रिजीम चेंज की बात उन्होंने नहीं की थी। लेकिन जैसे ही वो ईरान में अयातुल्लाह खामेनेई का कत्ल कर देते हैं, ये आप कत्ल ही कहेंगे, जिस तरीके के हमले में बंकर बस्टर्स बॉम्ब जो है वो दागे गए, उसमें अयातुल्लाह खामेनेई की हत्या की है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। तो क्या केवल न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को खत्म करने तक बात रह गई है? नहीं, ये बल्कि रिजीम चेंज की बात हो रही है। आईआरजीसी के हाथ में इस वक्त वो सुप्रीमेसी दिखाई दे रही है। अब आप अगर एक पिरामिड पर गौर करेंगे, और मैं क्योंकि अपनी रिसर्च में ये डेटा मैंने निकाला कि वो क्या वाकई में यूएस ये रिजीम चेंज कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अयातुल्लाह खामेनेई, अयातुल्लाह चूंकि एक पोजीशन है, तो जहां सैयद अली खामेनेई जिस पोजीशन पर थे, आज उस पोजीशन पे अराफी बैठे हुए हैं। तो उस पिरामिड का सुप्रीम स्ट्रक्चर तो वो वैसे ही बरकरार है। उसके बाद आप उनकी एक्सपेंडेंसी काउंसिल की बात करें, जिसमें स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स और मीडिएटर्स कुल मिलाकर 29 मेंबर होते हैं, वो अभी भी बने हुए हैं। आगे देखें, हेड ऑफ जुडिशरी, आप उनके गार्जियन काउंसिल की बात कर लें, जिसके अंदर 12 मेंबर हैं। गार्जियन काउंसिल में 12 मेंबर अभी भी इंटैक्ट हैं। आपने मिलिट्री लीडरशिप को तो खत्म कर दिया, लेकिन आप क्या उनके लेजिस्लेटिव लीडरशिप को खत्म कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं। राष्ट्रपति पेजिशकियान वो अभी भी मौजूद हैं। अब्बास अरागची हैं, वो लगातार चाइना के साथ टॉक्स में इन्वॉल्व हैं। तो चाइना का लगातार बयान भी आ रहे हैं, समर्थन में बयान दे रहा है चाइना। ठीक उसी तरीके से जब आप असेंबली एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो 88 मेंबर्स उसके भी हैं। तो जब आप उनके लेजिस्लेटिव पिरामिड को देखेंगे तो वो अभी तक लेजिस्लेटिव पिरामिड को नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। जैसा कि अगर सत्ता परिवर्तन, जैसे सद्दाम हुसैन के दौरान सत्ता परिवर्तन में वो कामयाबी अमेरिका ने हासिल की थी, यहाँ पर कोई प्लान भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका एक ऐसे जंग में चला गया है जहाँ से केवल खाड़ी के देशों में एक अनरेस्ट पैदा होगा। यहाँ से वो क्या हासिल कर पाएंगे, अभी मुझे इन नियर फ्यूचर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका के लिए इस युद्ध में भी कोई एग्जिट रूट नहीं है, जैसा कि 2003 में भी था, कि जिस हिसाब से जो उन्होंने कहा, बुश ने जो कहा, और फिर बाद में जो तख्ता पलट हुआ वहां पर, सेम जो है इस बार राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। उन्होंने इजराइल के समर्थन के साथ वहां पर अटैक किया, और अटैक करने से पहले क्या कहा और अटैक कब किया, और अटैक में जो मौत हुई, खामेनेई की मौत हुई, और उसके बाद अब 2026 में भी कोई एग्जिट रूट नहीं है उनके पास। देखिए, कुछ जो बड़े वाजिब से सवाल आपके जहन में आते हैं। पहला सवाल तो यही आता है ना कि अगर अयातुल्लाह नहीं तो कौन? तो वो आंसर ईरान ने दे दिया, उनके पास आराफी है। फिर दूसरा सवाल आता है कि सत्ता किसके हाथ में है? आईआरजीसी अभी पूरी तरीके से कमांड संभाल रही है, किसके कहने पर? क्योंकि अभी मसूद पेजिशकियान उन्हीं के हाथों में सत्ता है, और वो ऑल एंड आउट वॉर चाहते हैं अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका को कितना वो नुकसान पहुंचा पाएंगे ये नहीं पता, लेकिन हाँ, वो इस्लामिक नोशन जो है, मुस्लिम ब्रदरहुड है, उस नोशन के साथ वो इन तमाम खाड़ी देशों के मुसलमानों को अपने साथ एक सिंपैथी के साथ जोड़ पाने में शायद कुछ हद तक कामयाब हो जाए। अगला सवाल आपके मन में आता है, सत्ता किसके हाथ में जाएगी? क्या अमेरिका के पास कोई ऑप्शन आपको दिखाई देता है? फिलहाल तो कोई नहीं। रेजा शाह पहलवी भी अगर अमेरिका में बैठे हुए हैं तो उनको ईरान से गए हुए एक अरसा हो गया। वो अभी भी अमेरिका में कहीं बैठकर लगातार अमेरिकी हितों के लिए बोल रहे हैं कि वो ईरान के हित चाहते हैं, लेकिन ईरान में एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट एंटी अमेरिकन, एंटी वेस्ट, एंटी क्रिश्चियन है, उसे आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो अगर अमेरिका चाहता भी है पपेट गवर्नमेंट हो, तो वो पपेट कौन होगा?
ये सवाल और है। अगर अंदरूनी संघर्ष शुरू हो गया, एक सवाल और है कि अगर सिविल अनरेस्ट शुरू हो गया, तो वो तो अयातुल्ला खामेनी के मारे जाने से पहले ही वो सिविल अनरेस्ट शुरू हो गया था, और तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मदद आ रही है। तो सिविल अनरेस्ट तो अभी भी है, लेकिन क्या वो इतना बड़ा है कि वहां पे वो सत्ता परिवर्तन कर सकता है, आईआरजीसी को हटा सकता है? मुझे ऐसी संभावना कम दिखाई देती है। जो इतिहास जिस तरह से गवाह रहा है कि मिडिल ईस्ट का, जैसे अफगानिस्तान में देखा कि अफगानिस्तान में भी अमेरिका मदद के तौर पे गया था, और वापस बाद में क्या हुआ, मदद के तौर पर वहां से भागना पड़ा, जमीन छोड़ के भागना पड़ा। आप अफगानिस्तान से भागे, सीरिया आपने वहां पर भी अनरेस्ट पैदा किया, आपने इराक में भी अनरेस्ट पैदा किया। अगर मैं इसको कुछ पॉइंट्स में समराइज करने की कोशिश करूं, मुझे नहीं पता मेरे दर्शक कितना मुझसे सहमत होंगे या नहीं होंगे, दीपक या आप कितना सहमत होंगे। 3 बयान मैं आपके सामने रखती हूँ और उसके बाद बहुत छोटे से मैं इसका असेसमेंट करती हूँ। नेतन्याहू ने क्या कहा कि वॉर विल बी क्विक एंड डिसिसिव। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं वॉर कैन बी फॉट फॉर एवर। फिर मार्को रूबियो कह रहे हैं कि 1 महीने में ईरान 100 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर रहा है। न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम ईरान का ऑलरेडी चल रहा है, उसको आप ध्यान में रखें। 1 महीने के अंदर अमेरिका 6 से 7 इंटरसेप्टर तैयार कर रहा है और ईरान के पास हजारों वन वे ड्रोन हैं। इसका मतलब कि विचलित तो इस वक्त अमेरिका भी दिखाई दे रहा है। अब तीनों बयानों में तारतम्य कैसे नहीं दिखाई दे रहा है? अगर नेतन्याहू को वाकई में ये लगता है कि ये वॉर डिसिसिव और बड़ी क्विक होने जा रही है, तो अब भाई आज जंग का चौथा दिन है जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्विक तो नहीं है, ये जंग अभी लंबी चल रही है। अब दूसरा सवाल ये है कि जिस इस्लामिक रिजीम को खत्म करना ये अमेरिका का मकसद था, तो वो इस्लामिक रिजीम भी अभी भी बनी हुई है। आईआरजीसी जो है वो लगातार जंग लड़ रही है। सैयद अली खामेनी के बाद अब अराफी आ गए हैं उस पोजीशन पे। अब तीसरा ये कि अगर वाकई में ये डिसिसिव वॉर होने जा रही है, तो राष्ट्रपति पेजेश्कियान तो वो यही कह रहे हैं ना, अब्बास फरागची तो यही कह रहे हैं कि रशिया और चीन के साथ हमारी बातचीत जारी है। तो ऐसा भी नहीं है कि वॉर डिसिसिव है कि आपने पूरा सत्ता परिवर्तन वहां पर कर दिया, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। एंटी वेस्ट सेंटिमेंट जिंदा है, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट भी वहां के मुसलमानों में जिंदा है, उसे आप नहीं खत्म कर पाए हैं। चौथा पॉइंट ये है कि जब आप 20 बाय 20 किलोमीटर के गाजा को आप शांत नहीं कर पाए, तो इतनी बड़ी टेरिटरी ईरान में आप वो शांति कैसे स्थापित कर पाएंगे? अब कहाँ गया वो पीस बोर्ड? वो पीस बोर्ड, वो तो पाकिस्तान को भी पूछना चाहिए कि पाकिस्तान का वो पीस बोर्ड में हश्र क्या है, वो क्यों किसी ब्लूप्रिंट को लेकर नहीं आता। अच्छा, अब ये जो मार्को रूबियो भी जो कह रहे हैं कि यूएस सैंक्शंस जो हैं वो ईरान के ऊपर हैं और ईरान उससे बाज नहीं आ रहा है, उसने उसकी इकोनॉमी तोड़ कर रख दी अमेरिका ने, लेकिन फिर भी वो बैलिस्टिक मिसाइल कैसे तैयार कर रहा है? आपने इकोनॉमी तोड़ कर रख दी, फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी ईरान का स्वामित्व कैसे दिखाई दे रहा है? वो पूरा एरिया ब्लॉक करके रखा है। अगर वाकई में आपने ईरान की कमर तोड़ कर रख दी, तो अभी भी लाल सागर में हुती, जिसे वो लोग विद्रोही कहते हैं, हम उसे आतंकवादी कहते हैं, तो वो हुती आतंकवादी का दबाव अभी भी लाल सागर पर कैसे काम कर रहा है? तो ये कुछ सवालों का जवाब तो अमेरिका को खुद खोजना होगा कि कहीं वो एक ऐसी जंग तो नहीं लड़ रहे हैं जहां से उसे फिर एक बार हाथ खाली करके निकलना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों में बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इतिहास उन्हें याद रखेगा। जी, लेकिन वो तो ये नहीं अमेरिकी सारे राष्ट्रपतियों को याद रखता है। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि किस हिसाब से और किस लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिकी राष्ट्रपति, और मैं कहूं तो अमेरिका की जो इमेज इस समय बनती जा रही है, वो ऐसी है कि एक कोने में बैठ जाओ और दुनिया के हर कोने में लड़ाई करा दो। आपको मैं अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स की ही क्यों अगर मैं जानकारी दे दूं, तो आप ही मेरे दर्शक भी ये जो जानकर दंग रह जाएंगे कि ईरान को जो छोटा मोटा समझने की गलती कर रहा है, ये गलती उनके ऊपर कितनी भारी पड़ने जा रही है। मतलब आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि कितना पावरफुल इस वक्त ईरानी पोजीशन दिखाई दे रही है। आप केवल अगर बैलिस्टिक मिसाइलों की ही ताकत पर बात कर लें, मैं जरा, आप मुझे थोड़ा सा अवसर दें, मैं वो ढूंढ के निकालती हूँ, क्योंकि इतनी सारी रिपोर्ट्स मैं पढ़ रही हूँ, तो उसमें से ये एक रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। और उनकी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मानी भी जाती है कि सुपरसोनिक है और एक तरह से पावरफुल हाइपरसोनिक है, बिल्कुल। अब मैं ये देखिए, ये डिटेल मैंने निकाल ली है। अब आप अगर केवल ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की बात करेंगे, इसमें आप शजील की बात करें जो कि 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है, इमाद की बात करें इसकी भी उतनी ही कैपेबिलिटी है, गदर की बात करें 1950 किलोमीटर की मारक क्षमता है, और शहाब 3, खुर्रम शहर,
कायम, शहाब 2, शहाब 1, लंबी लिस्ट है। फतेह की बात कर ले, या अली की बात कर ले, कुद्स की बात कर ले, शहीद की बात कर ले, और शहीद का तो इस्तेमाल वो लगातार कर ही रहा है। और जो उसे चाइना की तरफ से मदद मिल रही है लोकेशंस के तौर पर, वो चाइना कह रहा है कि वो लीक हो गई है। कुछ चीज़ें लीक नहीं की जाती हैं, जानबूझ करके वो आपके दोस्तों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये है, जिसमें एक बार अमेरिका और इजराइल ने हाथ डाल दिया है, एंड दीज बीज आर गोइंग टू स्टिंग ईच एंड एवरी मिडिल ईस्ट कंट्री, ईच एंड एवरी मिडिल ईस्ट कंट्री। लेकिन देश में और विदेश में भी ये बातें चल रही हैं कि इस युद्ध का अंत अगर कोई करा सकता है तो वो भारत है। इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है, या क्या आपको लगता है कि भारत वो निर्णायक भूमिका निभा सकता है? देखिए, भारत हमेशा से ये कहता आया है कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में हर देश अपने हितों के साथ काम कर रहा है। सब ये पूछते हैं भारत का स्टैंड क्या है, ईरान के साथ है या इजराइल के साथ है, इस युद्ध में भारत की पोजीशनिंग क्या है। भारत भारत के साथ है, भारत अपने हितों के साथ है। और भारत आतंकवाद के खिलाफ है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आपको ध्यान देनी चाहिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है कि हाँ, ये जो तेल का संकट खड़ा हो रहा है, ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से है कि जो रूस के साथ भारत का तेल व्यापार कम हो गया था, वो तेल व्यापार एक बार फिर से बढ़ सकता है। हमारा ईरान के साथ तेल व्यापार तो अरसे से बंद है, क्योंकि यूएस सेंक्शन ईरान के ऊपर है। तो वी शुड ऑलवेज स्टैंड विद द इंडियन बेनिफिट। तो हम भारत के साथ है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है। तो इस एपिसोड में जैसे मीनाक्षी ने आपको बताया कि अमेरिका ने 2003 में क्या किया था और 2026 में क्या किया, पिच वही, ग्राउंड वही, सेम वही, बस राष्ट्रपति बदलते गए। अगले वीडियो में कुछ एक नई इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशन के साथ एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें एक युद्ध से हरे, एक युद्ध से साइड जा करके और एक ऐसी पिच पर आपको जाके बताएंगे, एक इनसाइड स्टोरी हम कह सकते हैं, बिल्कुल एक ऐसी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देख के बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को पसंद आए तो आप शेयर कर दीजिए।